जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपसे कश्मीर पर बात करूंगी। मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में बात करूंगी, भारत और वेस्ट एशिया के बारे में बात होगी। लेकिन हम सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर पर हम जो टीवी पर हम बहस देखते हैं वो सारी चीजें नहीं, बल्कि हम कश्मीर पर वो बात करेंगे जहां आवाज आज उठाई जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान सालों से दुनिया को ये बताया आया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड आजाद है, और जिस तरह से ऑक्यूपाइड कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ वहां लोग बहुत खुश हैं। लेकिन आज रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक जो प्रोटेस्ट की आवाज सुनाई दे रही है, एक्टिविस्ट खुलकर ये कह रहे हैं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन पर क्रैकडाउन, अरेस्ट और सारा कुछ डिसेंट जो है वो दबाने का आरोप यहाँ पर लग रहा है। अब इससे पहले कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जो कश्मीर पाकिस्तान कहता है जिसको, उसमें जो इंटरनेट शटडाउन है, और वो आज ही नहीं, ये लगातार हम इस तरह के आंदोलन देखते रहते हैं जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी करती है। मास अरेस्ट हो रहे हैं, एंटी टेरर लॉज उनके जो इस्तेमाल उन पर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इस पर चिंता भी जताई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो मुल्क कश्मीर में आजादी की बात करता है, क्या वही अपने कंट्रोल वाले कश्मीर में आवाजों को दबा रहा है? और ये सवाल अक्सर उठता है क्योंकि आंदोलन इतने मजबूत हो जाते हैं, फिर उसके बाद वहां पूरा आंदोलन पूरी तरह से शांत हो जाता है। सवाल एक और कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लीडर्स हैं, उनका ये दावा है कि जिन लोगों को कभी स्टेट में सपोर्ट किया था, आज उन्हीं को टेररिस्ट का खिताब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और ये आरोप नहीं है जिन पर पाकिस्तान जो है वो अपना पक्ष पाकिस्तान का हम देखते ही हैं। लेकिन तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा पाकिस्तान के जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, ईरान को लेकर, डील और सारा कुछ को लेकर, पीस डील को लेकर। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब लेंगे हम आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर अंशु जोशी से। डॉक्टर जोशी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जोड़ने के लिए। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हमेशा इस तरह का आंदोलन बनाती है और बहुत मजबूत आंदोलन को लाकर एक लेवल पर पहुंचा देती है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ऑक्यूपाइड कश्मीर में पूरी तरह से मीडिया कंट्रोल है, वहां से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती, इंटरनेट ब्लैकआउट रहता है, इंटरनेट वहां पे हमेशा ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल से वहां के लोगों को इंटरनेट मिल पाता है, बेसिक्स उनके पास है नहीं। तो अभी जो हालात है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, पॉलिटिकल क्राइसिस सबसे बड़ा मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ से क्या लग रहा है अब? क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि अब बस, और अब मतलब ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। अंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रेलेवेंट ये टॉपिक है और इसका एक इतिहास है। तो मैं वर्तमान और भविष्य पर पहले टिप्पणी करूं, उसके पहले मैं आपको इतिहास की ओर ले चलना चाहती हूँ। हम इस बात को समझें कि जो ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है, या जो POJK के तमाम ये जिले हैं, तमाम एरिया है, ये भारत का अभिन्न भूभाग है, ये भारत का अंग है। पहले तो हम इस बात को समझें क्यों है। जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो बहुत मैं इतिहास के उस पूरे सब एक एक डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जम्मू और कश्मीर पर आऊंगी। जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था और उस समय ये तमाम स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि वे, क्योंकि बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। तो तब के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको IOA कहते हैं, वो 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर करके तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनको सौंपा था। अगले ही दिन गवर्नर जनरल ने इसको रेटिफाई भी कर दिया था। अब ये जो IOA है, ये कहता था कि जम्मू और कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट था, वो पूरा का पूरा भारत का ही अभिन्न भाग बन के रहेगा। तो यही कारण है कि जो ये पाकिस्तान ने पैरेलली अटैक करके जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा कब्जाया, हजारों हजार महिलाओं को, बच्चों को मौत के घाट उतारा, बहुत बेरहमी से जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार किए, और इस पूरे भूभाग को जिसको वो अपने कब्जे में ले पाने में सफल रहा, उसको लेकर के वो तब से अपने पास रखने के लिए जो हमारी तरफ का जम्मू और कश्मीर, जो कि एक पार्ट है, अभी हमारा आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, तो पाकिस्तान ने लगातार आतंकवादी गतिविधियां की ताकि जो उसने कब्जा लिया है जम्मू और कश्मीर, उस पर लोगों का ना ध्यान जाए
और जो इधर का जम्मू और कश्मीर बचा हुआ है उस पर उसने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, अलग अलग कारण देके जो कोई बिल्कुल अतार्किक थे और इलीगल थे। आज जो पीओजे के हम देख रहे हैं ये भारत के भूभाग का नक्शे का पार्ट था। अब समस्या ये हुई अंबर, अब यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए कि हुआ क्या। ये मेनलैंड पाकिस्तान या पंजाब वर्सेस एक, यहां पे मैं बलूचिस्तान भी लेकर के आऊंगी। तो ये जो तमाम, चाहे आप पीओजे को देखें, आप बलूचिस्तान को देखें, ये जो लोग हैं ना, ये कल्चरली जो मेनलैंड पाकिस्तान है उसका अपने आप को हिस्सा नहीं समझते, उससे कनेक्टेड फील नहीं करते। और रही सही कसर थी तो जिस प्रकार से पाकिस्तानी सरकार की दमनकारी नीतियां रही, जिस तरह से सेना ने यहाँ के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों पर अत्याचार किए, जिस तरह से सेना ने पाकिस्तान को चलाया, और ये तमाम ये जो क्षेत्र था इसके नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन करके, शोषण करके, पैसा अपनी सेना पे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे खर्च किया बजाय कि इन एरियाज को डेवलप करने के, तो लोग और कट गए। तो पहले ही कल्चरली वो डिस्कनेक्टेड फील करते थे और कसर रह गई थी। तो सरकार ने जिस तरह की नीतियां अपनाई, जिस तरह का उनके साथ व्यवहार किया, तो आज जो पीओजेके के लोग सड़कों पर हैं वो अपने बुनियादी हक को मांगने के लिए सड़कों पर है। और ये देखना बड़ा दुखद है कि उनके प्रदर्शन शांतिपूर्ण होते हैं लेकिन फिर पाकिस्तान की सेना जाकर के उन पर गोलीबारी करती है, लोगों को मौत के घाट उतारती है। कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, कल एक टीवी शो पर मेरे साथ पीओजेके के एक एक्टिविस्ट भाई जुड़े थे, वो भी ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि भारत कब आएगा, क्योंकि हम अपने आप को भारतीय महसूस करते हैं, हम भारत के हैं, हम अपने आप को पाकिस्तान का महसूस नहीं करते। तो ये अब भारत सरकार की जो नीति है, विदेश नीति है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इसको देख करके कब क्या कैसे क्या एक्शन लेते हैं अंबर, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर मैं और आप टिप्पणी नहीं कर सकते, हमको करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल जो पीओजेके है ये हमारे भारत के नक्शे का अंग है, ये हमारा पार्ट है। तो वहां के लोग वैसे ही परेशान हैं, उनके पास न इलेक्ट्रिसिटी है, न पानी है, न आटा है, न दाल है, शिक्षा और अस्पताल तो बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए। और कसर रह गई तो जो वहां से मेनलैंड पाकिस्तान से इनके ऊपर लीडर्स थोप दिए गए हैं और जो यहाँ के अपने लीडर्स हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो अंबर हर तरह से आप देखो, एक ग्रास रूट लेवल से लेकर के आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जब सारे डायमेंशंस देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये समस्या, ये जो अभी हम आंदोलन देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसका एक इतिहास है अंबर। और इसीलिए इसका भविष्य मुझे जो है वो विस्फोटक नजर आता है आगे चल के। निश्चित तौर पर चाहे आप पीओजेके को ले लें या बलूचिस्तान को ले लें, जिस प्रकार के समय में हम आज रह रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्दी ही वो समय आएगा जब ये भूभाग पाकिस्तान से अलग होंगे। जैसे बांग्लादेश बना था, जैसे ईस्ट पाकिस्तान फाइनली पाकिस्तान से अलग हुआ, क्योंकि वे कल्चरली अपने आप को इस पाकिस्तान का हिस्सा कभी मान ही नहीं पाए। और आप भारत का बड़प्पन देखो, भारत उस समय बांग्लादेश को अपना हिस्सा भी बना सकता था, और एक तरह से वो बंगाल पार्टीशन के पहले तो भारत का ही हिस्सा था, जो बाद में फिर ईस्ट पाकिस्तान बनकर के 1947 के बाद वो पाकिस्तान को गया। लेकिन जब 1971 में भारत ने बांग्लादेश बनवाया तो उसको एज अ सेपरेट सॉवरन नेशन भारत ने एस्टेब्लिश करवाया। तो भारत किसी को जाकर किसी पे दबाव नहीं डालता, भारत इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी में विश्वास नहीं करता, भारत जाकर के एक्सपेंशनिस्ट नहीं है हम लोग, भारत किसी भी भूभाग को जाकर के अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन पीओजेके तो भारत का ही लीगली और ये आईओए के हिसाब से अंग है, इसलिए देखना रोचक होगा कि यदि यहाँ पर आंदोलन बहुत तेज होते हैं तो फिर आगे किस प्रकार का रूप लेते हैं और उसमें भारत की फिर क्या भूमिका रहती है। और अंशु जी, हम भारत सरकार की तो बात कर ही रहे हैं। भारत सरकार ऑफ कोर्स लगातार प्रोएक्टिवली इस मुद्दे पर बात भी करती है, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो हम पॉलिटिकल डिसेंट और टेररिज्म के बीच में रखना, या फिर ये कहें कि वो सारा कुछ क्या वो धुंधला होता जा रहा है, जो एक मतलब बीच की एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है। और जो प्रोटेस्ट का जो मूवमेंट है एंटी टेरर लॉज के तहत, जो डील करना डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अनुरूप है, क्योंकि वैसे तो मतलब ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो सारा कुछ है नहीं। एक तरफ तो पाकिस्तान ये नैरेटिव ग्लोबली चलाता है कि भाई भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन बार बार ऑक्यूपाइड कश्मीर से आवाजें उठती हैं, पाकिस्तान उसको एड्रेस तक नहीं करता है। आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन अगर आजाद है तो बार बार वहां पे आंदोलन इतने ज्यादा क्यों होते हैं?
तो अंबर, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, पीओजेके को यदि हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत एनरिच्ड ये पूरा एरिया रहा। इसका दोहन करके, इसका शोषण करके, और इसकी एक सामरिक महत्ता है। चीन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चलाता है, और जो पाकिस्तान के साथ उसने एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का जो अग्रीमेंट किया हुआ है, करोड़ों डॉलर्स जो है उसने यहाँ लगा रखे, निवेश कर रखे, ग्वादर पर जिस तरह से कब्जा जमाया हुआ है चीन ने, तो वहां पर पीओजेके की और बलूचिस्तान की, दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि पीओजेके को और बलूचिस्तान को पाकिस्तान किसी भी कीमत पे लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, तो पाकिस्तान को अब हम एज अ स्टेट समझे, एक पॉलिटिकल एंटिटी के बतौर समझे। राजनीति विज्ञान जब पढ़ाते हैं तो हम ये बताते हैं कि एज पर द डेफिनेशन या परिभाषा के तौर पर कोई भी एक जो भूभाग है उसको हम राज्य कब कहेंगे, जब उसके पास एक तय बाउंड्री उसका भूभाग हो, फिर उसके पास एक पॉपुलेशन हो गिनी हुई, उसकी एक सरकार हो। अब वो सरकार किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो राजशाही भी हो सकती है, वो लोकतंत्र भी हो सकता है, और उसके पास अपनी संप्रभुता हो। अब पाकिस्तान बना तो एक राष्ट्र और ये राजनीति विज्ञान के हिसाब से एक राज्य, लेकिन अंबर देखो, जहां भारत ने लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी जनता के विकास के लिए और उनके भले के लिए काम करते हुए आगे बढ़ा भारत, तो आज विश्व की आज भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान का आप नेचर देखो, एज अ स्टेट हमेशा विंडिक्टिव रहा, रिवेंजफुल, बिना किसी कारण, जबकि भारत ने एक बड़े भाई की तरह हमेशा सहायता की आजादी के बाद से ही। जबकि भारत की तरफ हम सबको क्या दंश झेलना पड़ा है बंटवारे का, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। इफ दिस वाज नॉट इनफ, जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले करवाए, आतंकवादी भेजे, आतंकवादी संगठन पल्लवित पोषित किए, तो अपने कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो पाकिस्तान का एज अ स्टेट नेचर वहीं से चेंज होता चला गया, तो डेमोक्रेसी से दूर जाता चला गया पाकिस्तान। अब आप आज देखो, ये जितने प्रधानमंत्री बनते हैं पाकिस्तान के, तो इन सबको, राष्ट्रपति को आप देखो, तो ये एक सिर्फ रिफ्लेक्शन है डेमोक्रेसी का। एक्चुअली तो सेना चला रही है पाकिस्तान को। तो चेहरे बदलते जाते हैं अंबर, लेकिन इनको ड्राइव कौन कर रहा है, इनको रन कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक तो बड़े करप्ट ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान की आर्मी में, हम किससे सुनते हैं, पढ़ते ही हैं। और ये सारे के सारे फिर क्या करते हैं कि एक बड़ा इनको लैंड मास मिल जाए पाकिस्तान में, बड़े बड़े प्लॉट्स मिल जाएं, इनके बड़े बड़े बंगले बन जाएं, इनके बच्चे विदेश जाके सेटल हो जाएं, एट द कॉस्ट ऑफ क्या? एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो क्या हो रहा है कि वो जो एक सरकार जो डेमोक्रेटिकली चुन के आकर के प्रजा की भलाई के लिए काम करनी चाहिए थी, वो तो कठपुतली बन गई पाकिस्तान की सेना के हाथ में। और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है? आईएसआई क्या कर रही है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाने में लगी हुई है, वो दुनिया में जगह जगह टेररिस्ट अटैक्स कराने में लगी हुई है। तो यही कारण है, ये सबसे बड़ा रूट कॉज है जो आज पाकिस्तान एक फ्लॉप स्टेट है उसके पीछे। वरना एक समय था अंबर कि पाकिस्तान हमसे भी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा था, देयर वाज अ टाइम। लेकिन जिस तरह से शुरू से एक विंडिक्टिव नेचर के साथ पाकिस्तान के लीडर्स ने काम किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया, प्रॉक्सीज को आगे बढ़ाया, भारत में अटैक्स करवाए, क्या मिला पाकिस्तान को करके? आज पाकिस्तान की जनता आटा तेल दाल को रो रही है। वहां पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम सभी जानते हैं। एक डैम नहीं बना सकती पाकिस्तान की सरकार। तो जो सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर के बार बार हमारे साथ पूरी बातचीत हो रही है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आते हैं, और हम डिप्लोमेटिकली एक जब मूव लेते हैं तो फिर वहां से हाथ जोड़े जाते हैं। तो ये स्थिति है, और यही कारण है, इसको मैं अलाइन कर दूं पीओजेके और बलूचिस्तान से, कि इन क्षेत्रों के लोगों के विकास और उनके भले की कीमत पर पाकिस्तान की सेना ने जो है मजे किए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ये भी जोड़ दूं। तो इसीलिए आज इस फेल्ड स्टेट में लोग सड़कों पर आ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फिर से एस्टेब्लिश करने के। बिल्कुल, पाकिस्तान के सारे क्राइसिस का एकदम अमल है, लेकिन पाकिस्तान जो है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी पे देखें, ग्लोबल उसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस में भी ईरान यूएस के बीच में वो मीडिएशन का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो सारी चीजें
अब मतलब पूरी तरह से शैटर्ड होती हुई हमने देख ली है। और अभी जो कुछ चल रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था प्लस जो वेस्ट एशिया क्राइसिस? तो अंबर, जो देश अपने अंदरूनी मामलों को नहीं संभाल पा रहा, जिसके यहाँ आज की तारीख में बेसिक फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कराने में लगा रहता है जगह जगह, तो ऐसे देश से मध्यस्थ होने की उम्मीद भी रखना बेकार है। मैंने आप ही के शो पे ये बात बोली भी थी कि आगे समय दिखाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान एक कबूतर से ज्यादा कुछ नहीं गिना जाएगा यदि हम पश्चिम एशिया के क्राइसिस की और ईरान और अमेरिका के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका की बात करें। तो न यूएस पाकिस्तान को आज की तारीख में एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, न ईरान ऐसा कर रहा है। ईरानी ऑफिशियल्स ने तो साफ मना ही कर दिया था कि पाकिस्तान से तो हम ऐसी उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो ओमान में जरूर बातचीत का प्रयास हो रहा है, ओमान जरूर बार बार अमेरिकी ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरानी स्टेक होल्डर्स का भी, ठीक है हार्डलाइनर्स हैं, आईआरजीसी इज ऑन द डिप्लोमेटिक टेबल, लेकिन फिर भी मतलब ओमान फिर भी उस रोल में मुझे दिखाई पड़ता है कि दोनों ही पक्षों के बीच की बातचीत करा पाए। और पहले भी वहां लगातार जो है मल्टीपल राउंड्स की बातचीत का प्रयास हुआ है, वो विफल रहा वो अलग बात है, पर ओमान हैज दैट कैपेबिलिटी। पाकिस्तान की बात करें, इट्स अ फेल्ड स्टेट, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ इंगेज है, इधर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को संभाल नहीं पा रहा है, फिर अपनी मेनलैंड पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है, फिर पीओजे और बलूचिस्तान में जिस प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं वो हम सभी जानते हैं। तो इन सब के बीच में पाकिस्तान क्या करता है ना, फिर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है वैश्विक राजनीति में। तो हम ये भी पढ़ाते हैं कि जो देश ऑन ग्राउंड अच्छे से काम नहीं कर पाता ना, तो वो फिर अपने लिए एक नैरेटिव, अपनी छवि गढ़ने का प्रयास करता है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान चूंकि इंटरनली तो अपने ना तो चैलेंजेस को सॉल्व कर पा रहा है, बल्कि हर दिन एक नई चुनौती बन जाती है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे वो शांति दूत हो, और अमेरिका और ईरान के बीच में वो युद्ध को बंद करवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि ईरान के साथ उसके बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं, बिल्कुल। अमेरिका के एंगल से देखें तो जितना चालाक पाकिस्तान एक, यदि हम एज अ कंट्री देखें या उसके लीडर्स को देखें, तो उतना ही चालाक और सेल्फिश देश मैं कहूंगी कि अमेरिका है। अमेरिका को यदि एज अ नेशन देखें, और फिर कसर रह जाती तो ट्रंप जो है वो भी राष्ट्रपति हैं। तो ट्रंप ने जहां जब पाकिस्तान के इस्तेमाल की बात थी, इस बात को भी मैंने आपके शो पे बताया था कि लास्ट ईयर जब अमेरिका ने, अब टाइमिंग देखो, असीम मुनीर को कब ट्रंप ने लंच पे बुलाया था और कब उनकी तारीफ में कशीदे काढ़े थे, जब पहली बार लास्ट ईयर गर्मियों में अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। तो ये तो 12 या 14 दिन ही चला था युद्ध। तो उस समय ट्रंप को ये लग रहा था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है, और चूंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, तो पाकिस्तान खुद या चीन की कोई सहायता पाकिस्तान ईरान तक ना पहुंचाए। दैट वाज द पर्पस। उन्होंने असीम मुनीर को बुला करके लंच वंच कराया, खूब तारीफ की। इधर से मुनीर ने भी ट्रंप की तारीफों में कसीदे काट दिए कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और सब कुछ। फिर उसके बाद दूसरा जो था वो ट्रंप के जो आसपास के लोग हैं, उनका जो क्रिटिकल मिनरल्स में इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, तो उसको देखते हुए, और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ पूरा मैटर है, उसको देखते हुए फिर ये दोनों देश थोड़ा इन्होंने पिंगे बनाई। लेकिन अमेरिका ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि चीन ऑलरेडी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और इस एक फैक्टर को हम निगेट नहीं कर सकते। तो हम जब भी पाकिस्तान यूएस की बात करें तो हम ये ना भूलें कि ठीक है, मतलब शीत युद्ध के दौरान हमने हमेशा पाकिस्तान को अमेरिका के साथ देखा, अमेरिका को पाकिस्तान को यूज करते हुए देखा, और उसमें कहीं ना कहीं भारत को नुकसान भी हुआ। लेकिन हमने अपनी जो नीति बरकरार रखी, तो आज हम एक ऑल अलाइंड, एक जो नॉन अलाइंड थे उससे हम ऑल अलाइंड हुए। उसके साथ हम रशिया और अमेरिका दोनों के साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं उनको फुलफिल कर पाने में हम केपेबल हैं, और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखते हुए हमको कहीं कोई समझौता अपनी सोवरेनिटी के साथ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को आप देखो, एक तरफ तो अपना ये तमाम बलूचिस्तान, पीओजे के खैबर पख्तूनवाला वाला जो इलाका है, एक तरह से उसने चीन को बेच दिया है, और दूसरी और कसर रह गई थी तो उसने दूसरी महाशक्ति को भी अपने यहाँ इन्वाइट कर लिया। अब आप अपने भूभाग पे दो दो महाशक्तियों को बिठा लोगे तो आप सामंजस्य कैसे बैठाओगे, तब जबकि वो दोनों महाशक्तियां आपस में दुश्मन है। तो ये समस्या हुई है। और इस पूरे पश्चिम एशिया के संकट में
पाकिस्तान ने प्रयास किया कि वो वैश्विक राजनीति के पटल पर अपनी छवि को सुधारे, अपने आप को एक शांति दूत के रूप में प्रस्तुत कर पाए, और यदि युद्धबंदी हो जाती तो पाकिस्तान स्वयं ही अपने सिर पे सहरा बांध रहा था कि मैं मेरी वजह से युद्ध बंद हुआ है। वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने क्रेडिट लेने का प्रयास किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध, जबकि कोई युद्ध नहीं था, इट वाज अ प्रिसाइज वेल कैलकुलेटेड ऑपरेशन फ्रॉम आवर साइड। तो एनीवेज, तो जैसे ट्रंप ने क्लेम्स किए थे, ऐसे ही असीम मुनीर लगातार क्लेम कर रहे थे, तो पर वो तो फ्लॉप साबित हुए। और अभी तो आप साफ समझ में आ रहा है कि इस पूरा जो ये पूरा एक संकट है, इसमें पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव रोल तो मुझे नहीं नजर आता। हाँ, मतलब ये अगर हम देखें, खाड़ी देशों के मद्देनजर देखें, या आप ईरान के साथ ही बायलैटरली देखें, तो आगे मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीजें पश्चिम एशिया में बदलेंगी, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ओके, पाकिस्तान का अभी, क्योंकि एक तो ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्लस बीएलए ने नाक में दम किया हुआ है लिटरली। आज भी अपडेट आया कि किस तरह से उसने कोस्ट गार्ड और सब पे जो सारी चीजें की हुई हैं। अब सवाल ये है कि जो जिन मुश्किलों की बात करें अब और आगे पाकिस्तान के लिए क्या क्या भविष्य पाकिस्तान के नजर आ रहा है? देखो अंबर, कोई भी देश, जैसे कि मैंने बोला कि जब उसके पास ये 4 एलिमेंट्स होते हैं कि एक निश्चित भूभाग है, एक निश्चित उसके पास जनसंख्या है, लोग हैं, उसकी एक सरकार है, और फिर उसकी अपनी एक संप्रभुता है, तो वो वैश्विक राजनीति में एक देश के रूप में कहलाता है। इसमें फिर जब लोगों का साझा एक अतीत के प्रति गौरव और एक सांस्कृतिक जब एलिमेंट जुड़ जाता है, तो वो राष्ट्र कहलाता है। तो यदि हम भारतवर्ष को देखें तो हम सब एक राष्ट्र हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अलग अलग हमारा कल्चर है, बोली है, खाना है, पहनावा है, लेकिन इसके बावजूद एक भारतीय होने का गर्व हम सबको बांधे रखता है। और कहीं ना कहीं पीओजेके के एक भाई से टीवी चैनल पर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे यही कहा, मैंने इसी बात को कहा कि हम एक राष्ट्र हैं, तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि हम भी अपने आप को भारतीय ही मानते हैं, हम अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। तो पाकिस्तान के पास ये चारों एलिमेंट्स थे, लेकिन इसके बावजूद अंबर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह से आगे बढ़ाया और जिस प्रकार के नेगेटिव एंगल्स और एलिमेंट्स के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया, तो आज पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। आप यूनिलेटरली पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी यदि चुनौतियों को देखें, बायलेटरली उसके आसपास के देशों के साथ संबंधों को देखें, और मल्टीलेटरली आप अलग अलग वैश्विक मंचों पर यदि पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान की जो एक छवि है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे देश की छवि बनी है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, पालने पोसने वाला देश है। हम कभी नहीं भूल सकते कि ओसामा बिन लादेन आखिरकार कहां पाया गया था, कहां मारा गया था, हम सभी जानते हैं। और रही बात अमेरिका की, तो आज अमेरिका का मतलब है जैसे ही राष्ट्रपति बदलेंगे या ट्रंप के ही शासनकाल में यदि उनका मतलब पूरा हो जाएगा, तो पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का सुलूक किया जाएगा, ये भी आप और मैं जरूर देखेंगे। तो भविष्य की बात करूं तो भविष्य बहुत संकट में दिखाई पड़ता है मुझे अंबर। जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना से सरकार की जो शक्ति है वो निकल के वाकई चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं जाती है, जब तक वहां की जनता को राशन, पानी, बिजली, अस्पताल, शिक्षा की जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं प्रदान की जाती है, जब तक वहां पर जो भ्रष्टाचार का बिल्कुल वहां पे अति हो रखी है, जब तक वो हमें कम होते हुए नहीं दिखाई पड़ता है, और जब तक ये जो तमाम आसपास के उसके मेनलैंड रीजन से अलग, चाहे बलोच लोग हों या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग हों, खैबर पख्तूनवा में रहने वाले लोग हों, ये तमाम जो लोग हैं जो कल्चरली अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते, जब तक पाकिस्तान की सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है बजाय कि इन पे दमन करने के या इनको मारने के, तब तक तो पाकिस्तान का जो भविष्य मुझे बहुत अंधकार में नजर आता है अंबर। क्योंकि बार बार वो अपने आप को बेल आउट करने के लिए, इकोनॉमिकली भी यदि मैं बताऊं तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, बार बार अपने आप को बेल आउट करने के लिए भीख का कटोरा लेकर के जो है पाकिस्तान कभी खाड़ी देशों के पास जाता है, कभी ईरान के पास जाता है, कभी यूएस के पास जाता है, तो आईएमएफ से कभी लोन ले रहा है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए मुझे पाकिस्तान का भविष्य कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आता। बिल्कुल, और पाकिस्तान के भविष्य को सुधारने का जो सुझाव आपने दिया है वो तो पाकिस्तान जिस हालात में फिलहाल है उसके रहते तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की सेना जो चुनी सरकार है उसको पूरा दायित्व दे दे और उनको पूरा अधिकार मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की सेना, तो ये तो चलता ही रहेगा। और
जब तक पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ादी ना मिल जाए, तब तक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हमें ना मिल जाए। और वो लग भी रहा है, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान है वो काफी नजदीक नजर आता है। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद।